नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। लोकसभा में 15 जुलाई 2019 को मोटर वाहन संशोधन विधेयक पेश किया गया। इसके जरिए मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के प्रावधानों को और कड़ा करने की तैयारी है। नए प्रावधानों के बाद यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मौजूदा जुर्माने को 10 गुना तक बढ़ाने और कुछ मामलों में जेल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। संशोधन विधेयक में यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इसके जरिए जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। तो समझेंगे कि इस नए संशोधन के बाद क्या कुछ बदलने जा रहा है, यातायात नियमों की अवहेलना या उल्लंघन करने वालों के खिलाफ किस तरीके के नए प्रावधानों का जिक्र इस बिल में किया गया है और साथ ही साथ इस बिल की आज ज़रूरत क्यों पड़ रही है और जो समस्याएं हमारे सामने हैं रोड एंड ट्रैफिक और सेफ्टी को लेकर, क्या ये संशोधन विधेयक उन सभी को दूर करने की क्षमता रखता है। हमारे साथ 3 खास मेहमान स्टूडियो में हैं। मेरे साथ ए.के. भट्टाचार्य हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर हैं बिजनेस स्टैंडर्ड से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्राची मिश्रा हमारे साथ हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं PRS से। स्वागत है प्राची आपका। SP सिंह हैं, सीनियर फेलो इंडियन फाउंडेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से। आपका भी स्वागत है सर। शुरुआत में करना चाहूँगा प्राची आपसे, ये जो बिल है, संशोधन बिल मैं कहूँ, इसमें क्या जो थीम है या जो मोटिव है वो पुराने से कुछ नए प्रावधानों के साथ और क्या कुछ नई चीज़ें हैं जो इसमें शामिल होती दिख रही हैं? जी, मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बताना चाहूँगी। 2014 में एक ड्राफ्ट रोड सेफ्टी बिल लाया गया था जो काफ़ी हद तक ओवरऑल कर रहा था पूरे रोड सेफ्टी सिस्टम को, नई एजेंसीज क्रिएट कर रहा था। उसके बाद कुछ डिलिब्रेशंस हुए थे, कंसल्टेशन हुआ था काफ़ी स्टेट्स के साथ, जिसमें ये निष्कर्ष निकल के आया था कि वो पूरे नए बिल को, एक नए पूरे लेजिस्लेशन को पास करने में पार्लियामेंट में काफ़ी वक्त लग सकता है और रोड सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है। हर साल लगभग 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है और काफ़ी 5 लाख के करीब एक्सीडेंट्स होते हैं हर साल। तो उस चीज़ को इमीडिएटली एड्रेस करने के लिए ये सजेस्ट करा गया था कि जो मोटर व्हीकल एक्ट है 1988 का, उसको तुरंत अमेंड कर दिया जाए। 2016 में बिल इंट्रोड्यूस हुआ था लोकसभा में। ये एक स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया था, जो ट्रांसपोर्ट वाली स्टैंडिंग कमेटी है उसको। कमेटी ने कुछ सजेशंस दिए थे, थोड़े बहुत कुछ इश्यूज पॉइंट आउट करे थे, कुछ इश्यूज एड्रेस करे गए थे बिल में। बिल लोकसभा में पास हुआ था। उसके बाद राज्यसभा में मेंबर्स ने भी कहा था कि अभी भी कुछ इश्यूज हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच का जो पावर जो होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है मोटर व्हीकल्स का, अगर रेगुलेशन ओवरऑल देखा जाए उस चीज़ को लेके, उस चीज़ पे भी कुछ इश्यूज उठाए गए थे। तो इसलिए फिर से एक सिलेक्ट कमेटी को भी भेजा गया था। सिलेक्ट कमेटी ने ज़्यादा कुछ रिकमेंडेशंस नहीं करे थे, बट पिछला लोकसभा डिसॉल्व होने के बाद ये बिल लैप्स कर गया। जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, ये मोस्टली जो लोकसभा ने जो बिल पास करा था उसके जैसा ही है, कुछ खास उसमें अंतर है नहीं जो पुराना पहले पास किया गया जी। भट्टाचार्य सर, 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो कहा जा रहा है कि जिस तरीके से भारत में पॉपुलेशन मैं कहूँ व्हीकल्स की बढ़ी है, यातायात के साधन बढ़े हैं, संख्या गाड़ियों की, कारों की, बसों की बढ़ी है, एक्सीडेंट की संख्या भी उतनी ज़्यादा बढ़ी है और मंत्री महोदय ने खुद कहा कि करीब 30% लाइसेंस जो हैं वो फर्जी हैं। अब सवाल ये है कि कैसे इसे हम एड्रेस कर रहे हैं और इस तरफ जिस तरीके से इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, ये भी कहा जाए कि भारत में सबसे आसान है ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाना और उसके बाद फिर अब हादसों को न्योता दे रहे हैं। देखिए, जो अप्रोच जो नए कानून में हमने देखा, जो बिल जो गया है, उस अप्रोच में मुझे लगता है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उनको ऐसा एक फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है जिससे जो वाहन चालक जो है उसकी हैरेसमेंट होने की बहुत पूरी संभावना है। क्योंकि अगर आप कानून तोड़ने का पेनल्टी बढ़ा दें, पर जो एक सामग्रिक जो एक अप्रोच जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की अवेयरनेस जो है, जो ट्रेनिंग जो है, स्किलिंग जो है, वो उसको आप नहीं ठीक करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये कानून और एक ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा जिससे कि आप रास्ते में और भी हैरेसमेंट देख सकते हैं। तो इसकी अप्रोच से, पेनल्टी वाली अप्रोच से मैं एकदम खुश नहीं हूँ।
दूसरी बात जो है, इसमें 2-3 अच्छे प्रावधान दिए गए हैं। वो है कि जो रास्ते में एक्सीडेंट विक्टिम्स जो होते हैं उसको हेल्प करने के लिए, उसका मैं मानता हूँ कि जो गुड समैरिटन की जो पॉलिसी है वो बहुत अच्छी है, एक पॉजिटिव है। 2-3 चीज़ आ रही हैं कि 3 साल का जो ट्रांसपोर्ट लाइसेंस है वो 5 साल तक बन जाएगा। मैं मानता हूँ कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर ए ट्रक ड्राइवर, सिंह साहब और भी बताएंगे इसके बारे में। पर क्वेश्चनेबल मूव ये है कि अगर मान लीजिए आपका लाइसेंस 1 साल तक आपका रिन्यू नहीं हुआ है तो तब भी आप उसे चला सकते हैं। एक लाइसेंस 1 साल तक एक्सपायर हो गया तब भी उसको आप चलाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये सारा जो कमोवेश जो किया हुआ है कि थोड़ा बहुत अपीजमेंट हुआ है, थोड़ा बहुत पेनल्टी बढ़ाकर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को थोड़ा बहुत पावर दिया गया है कि पावर टू हैरेस यू, पर ओवरऑल जो एक ज़रूरत जो है वो कि आप कानून ऐसा बनाएंगे जिससे कि जो उसमें जो कैपेसिटी जो है सिस्टम की वो भी उसमें वृद्धि हो। मैं ये इस कानून में अमेंडमेंट में वो चीज़ नहीं देखता। एक ही चीज़ अच्छी बात है कि जो रूरल ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी, रूरल परमिट जो प्रपोजल दिया गया है, मैं मानता हूँ कि ये डिबेटेबल है, क्वेश्चनेबल है, पर इसके बारे में बात होनी चाहिए और ये अच्छा एक आगे का एक रोड मैप दिखलाता है मुझे। सिंह साहब, जिस तरीके से कहा भट्टाचार्य जी ने, लेकिन इस बिल को जब मुझे याद पड़ रहा है, करीब 17-18 राज्यों के जो परिवहन मंत्री हैं उन लोगों की बैठक हुई, उन्होंने सहमति दी, उन सब की जो पॉइंट्स थे उनको समाहित करते हुए इस बिल को तैयार किया गया। जिस तरीके के हालात हैं और जिस समस्या को हम दूर करने के लिए पेनल्टी को और ज़्यादा हाई या फिर कठोर नियमों की तरफ बढ़ रहे हैं इस संशोधन विधेयक में, वो कारगर होने को लेकर जो अंदेशा है वो कितना कमज़ोर या मजबूत है और किस दिशा में हमें बढ़ने की ज़रूरत थी? क्या उससे अलग लाइन है या उसकी दिशा में है लेकिन पेनल्टी ज़्यादा है? देखिए, 1988 में सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट बना। इसने 1939 के अंग्रेज़ों के मोटर व्हीकल एक्ट को रिप्लेस किया। उस वक़्त 1987 में ओवरलोडिंग, एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऑफेंस है ट्रकों की, 175 रुपया बेसिक फ़ाइन था और वो 2000 रुपया कर दिया गया और हर 1 टन जो उसके ऊपर है ओवरलोड उसका 1000 रुपया किया। आज तक ओवरलोडिंग बंद नहीं हो पाई। नतीजा क्या हुआ कि आप लोग पेनल्टी से ये निचोड़ निकाल लेते हैं कि पेनल्टी से लोग डर जाते हैं। डेटरेंट है, इसे वेरी लिमिटेड डेटरेंट। पूरे कानून को ये मान लिया गया ये कुछ शहरों के लिए है जहाँ सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं, 5-6 शहरों का कानून है। देश में कस्बे भी हैं, शहर भी हैं, छोटी जगह भी हैं। वहाँ पर जो ओपन एंडेड पावर मिल जाती हैं एनफोर्समेंट वालों को, उससे क्या है कि रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम तेज़ होने की बजाय रिटार्ड हो जाएगा। और उससे सबसे बड़ी बात जो हमने देखने में आई है कि एक तरफ देश में BS6 इलेक्ट्रॉनिक्स वाली गाड़ियाँ आ रही हैं, उसमें बहुत टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही है, और दूसरी तरफ इस एक्ट में कहा गया है कि ड्राइवर के क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की आवश्यकता ही नहीं है। जब आप इतनी टेक्नोलॉजिकल गाड़ियाँ बना रहे हैं, हाईवेज इतने बड़े बन रहे हैं, रोड सेफ्टी, जो ट्रैफिक का नियम, जो स्पीड है वो बढ़ानी है हमने, और जब उसका करना है काम, तो उस वक्त हमें ड्राइवर 12वीं पास चाहिए, 8वीं पास भी नहीं चाहिए जो 2007 में किया था। 14वीं पास हैं, लोग अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं देश में। वो इसलिए नहीं आते, ड्राइवर बनना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि मिनिमम वेज जो है 14-15 हज़ार की जो है वो देते नहीं हैं जो व्हीकल ओनर हैं। तो इन्होंने जो कुछ किया व्हीकल ओनर को कंफर्ट देने के लिए किया कि उनको ड्राइवर जो और भी सस्ते मिले। अब वो जब ड्राइवर एजुकेटेड नहीं है, ट्रेन नहीं है, स्किल्ड नहीं है, लाइसेंस ड्राइवर होना का माने ये नहीं है कि आप स्किल्ड ड्राइवर हैं। 30% जो लोग बिना फर्जी लाइसेंस लेके घूम रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 50% जिनके पास लाइसेंस है उनकी भी स्किल्स बहुत वीक हैं। तो मेयर ओरिएंटेशन कोर्स कर देना 4 दिन का, 15 दिन का, और आपको भी रातों रात वो ड्राइवर जो हैं बेहतर हो जाएंगे, हमारे लिए वो प्रावधान हटाना चाहिए इनको। ड्राइविंग जो ट्रेनिंग का है उसके लिए किया जाए। दूसरा जो मैं इशू है वो उठाना चाह रहा हूँ कि जो सड़क पे एक तरफ आप कह रहे हो गुड स्मार्टिन होनी चाहिए, गोल्डन आवर की बातें हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग मर रहे हैं, मरेंगे। ये तो है नहीं कि क्रिपली इंजर्ड होंगे। उसमें क्या है कि आज कानून ये है मोटर इंश्योरेंस का, कि क्लेम देने का, कि जो व्यक्ति सड़क पे हताहत हुआ है या मृत्यु हुई है
उसका यह है कि उसकी एज क्या है, इनकम क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और डिपेंडेंट्स क्या हैं, उस पर तय होता है। वो प्रोसेस स्लो है, उसको तेज़ करना था। इन्होंने क्या करा है कि 2.5 लाख रुपया क्रिपल्ड को और 5 लाख रुपया जो आदमी मर गया है उसको दे दिया जाएगा। तो आपने पहले, आप क्या मानते हैं कि सड़क पे लोग मरने के लिए जाते हैं, 5 लाख रुपया लेने के लिए जाते हैं? अब इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं उनका प्रीमियम बढ़ता जा रहा है। लेकिन मुआवजा तो पहले एक बड़ी मांग थी, इसको लेकर विवाद भी होता रहा ना है। विवाद यही था कि जो इन्होंने किया इस पे विवाद था कि आप इसको जो थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम उसको डी टैरिफ करिए, उसमें प्राइवेट कंपनियां आ गई, कंपटीशन होने दीजिए। आफ्टर ओन डैमेज में 80% डिस्काउंट दे रहे हैं ना वो लोग। आज कोई इंश्योरेंस कंपनी 2 पैसे भी रोड सेफ्टी पे नहीं खर्च करती, सिर्फ आपका सालाना कागज़ फाड़ती है और उसके बाद क्लेम लेने जाइए, पैसा दे के राजी नहीं है। तो वहाँ पे जो मरने वाला है उसकी जो कंपनसेशन है वो पहले जो ड्राफ्ट एक्ट जो मैडम ने बताया था उसमें 20 लाख रखी थी इन्होंने, फिर उसे 10 लाख किया। हमने कहा कि भी आप सीलिंग कैपिंग कर ही नहीं सकते हैं। किसी के व्यक्ति की जो वो मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल तय करेगा उसको कह दिया जाए मोटर एक्सीडेंट के नए कानून में कि आपको 180 दिन में तय करना है। अगर आप NIA बनाने वक्त इतने समय सीमाएं तय कर रहे हैं लेकिन किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पे उसको कंपनसेशन देने का सिस्टम ठीक ना करके सिस्टमिक प्रॉब्लम को ठीक करिए, ना कि आप लोगों को, इंश्योरेंस कंपनीज को लाभ दें, ट्रांसपोर्ट बड़े बड़े ट्रांसपोर्टरों को लाभ दे रहे हैं। तो उसमें जो रिजर्वेशंस हैं मिस्टर भट्टाचार्य की, उसको मैंने थोड़ा एक्सपेंड किया है। लेकिन जो प्रावधान मैं कहूँ उल्लंघन की बात हो रही है, मैं देख रहा था जिस तरीके से भट्टाचार्य साहब की खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर 5,000 रुपये के जुर्माने की बात है, बिना लाइसेंस के चलाने पर 5,000 की बात हो रही है, स्पीड लिमिट 2,000 जो पहले 100 से लेकर 1,000 के बीच हुआ करती थी, कई सारे इस तरह के क्लॉज हैं। और साथ ही साथ वाहन निर्माता कंपनियों पर सेफ्टी जो मानक है उनको अगर पूरा नहीं कर रहे हैं तो उसमें 500 करोड़ तक के जुर्माने की बात हो रही है। कहीं ना कहीं लगाम या चाबुक, मैं कहूँ शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपने चाबुक तो है, पर मैं ये समझता हूँ कि ये चाबुक कार्यकारी तभी होगा, इसकी इम्पैक्ट तभी आप देखेंगे जब इसके साथ साथ एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट ऑफ इन्फोर्समेंट रहेगा। अगर आप देखते हैं कि लोग को एक डर तो आएगा, पर जैसे कैपिटल पनिशमेंट का डर है, पर तब भी लोग तो कैपिटल पनिशमेंट वाली क्राइम करते हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इन्फोर्समेंट के साथ ये कानून लाते हैं तो मैं समझता हूँ कि थोड़ी बहुत इसकी रैशनैलिटी हो सकती है, पर ऐसी अवस्था में जहाँ पे इन्फोर्समेंट आपका बहुत वीक है, वहाँ पे ये एक सोर्स ऑफ हैरेसमेंट बन सकता है। इसका डर जरूर हमें होना चाहिए। मैं आपकी बात, इन्फोर्समेंट एक बड़ी समस्या अभी भी है नहीं, कानून उसमें थोड़ी बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जब आप जुर्माने कैश रखते हैं वो कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं। जैसे एक ट्रक है, बस है, कमर्शियल व्हीकल है, आप उसका परमिट जो है सस्पेंड और रिवोक करिए, ड्राइवर का लाइसेंस सस्पेंड और रिवोक करिए। जब उनकी रोजी हाथ से छीन लेंगे वो जुर्माना बेहतर है, ना कि आप कैश ले लें और उसको कहें आगे चल। वो एक क्राइम करता है। ये सही कह रहे हैं। आप जुर्माना लेके आगे चलने देते हैं तो इसका मतलब है कि रिकमिशनिंग ऑफ ऑफेंस शुरू हो गया है। तो हमारे यहाँ ऑफेंस जारी रहेगा, आप पैसे लीजिए, जाने दीजिए। तो आज भी क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का ऑर्डर है कि भी आप अगर आपका लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। यही हो रहा है ना, सारा कुछ कर रखा गया है। लेकिन हो क्या रहा है, सड़क पे कांस्टेबल जो है पैसे लेके आगे जाने देता है, और ये वहाँ होता है जो दिल्ली की राजधानी है। कविन जी, एक मैं बात कहूँगा कि कॉलेजों में जब लाइब्रेरी में आप किताब वापस नहीं देते ड्यू डेट में, कोई कॉलेजों में 5 पैसे, 50 पैसे और 50 रुपए का फाइन हुआ करता था। और बहुत ऐसे कॉलेज थे जहाँ पे वो फाइन नहीं होता था, पर आपकी यूजेज ऑफ द लाइब्रेरी कार्ड जितने दिन आप डिले किया उतने दिन बंद हो गई आपकी। 3 दिन डिले किया, 3 दिन आप लाइब्रेरी कार्ड को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ये एक एज ओल्ड प्रिंसिपल है, इसको पेनल्टी से आप संभालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये अप्रोच ठीक नहीं है, पर्टिकुलरली बिकॉज एनफोर्समेंट एजेंसी आपकी काम नहीं करी ठीक से। ओके, प्राची, इन्फोर्समेंट को लेकर अगर मैं कहूँ, जो पुराना मौजूदा इस वक्त कानून हमारे देश में लागू है और साथ ही जो अमेंडमेंट, ये संशोधन विधेयक है, इन्फोर्समेंट को लेकर क्या कहता है ये संशोधन विधेयक? क्या कुछ बदलाव की बात है, उसे कुछ इम्प्रूव करने की तरफ सुझाव, कुछ इसमें ऐसी गाइडलाइंस है? सच एनफोर्समेंट को लेके कुछ खास गाइडलाइंस नहीं है, बिकॉज काफ़ी हद तक एनफोर्समेंट जो है ट्रैफिक पुलिस एनफोर्स करती है, सो उसके रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस है नहीं। एक प्रोविजन इस बिल में है कि अगर किसी एनफोर्समेंट अथॉरिटी ने अगर कोई कानून
फॉलो नहीं करा, कोई भी या किसी कानून के अंडर जो भी ऑफेंस है वो करा, तो उन पे दुगना फाइन लगाया जाएगा। तो ये मतलब एक तरीके का डेटरेंट उन पे लगाया गया है। अब ये नहीं इतना अभी हमें क्लैरिटी नहीं है कि इसका मतलब कि अगर वो खुद कानून फॉलो नहीं करें तो वो होगा, या अगर वो लागू नहीं करवा पा रहे हैं तो उस पर जुर्माना होगा, उस चीज़ पे जुर्माना होगा। एक और चीज़ जो है इसमें बिल में एक और प्रावधान है कि अगर किसी मोटर व्हीकल में अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, अगर किसी मैन्युफैक्चरर की कोई गलती है, कोई डिफेक्ट आ गया है, तो उसमें एक प्रोविजन दिया गया है कि वो मैन्युफैक्चरर वो गाड़ियाँ या तो वापस बुलवा लें और जिन्होंने खरीदी है या तो उनको पैसे वापस कर दें या उनको नए मॉडल रिप्लेस कर दें। जो मौजूदा उसमें था कि आप उसको ठीक करके वापस करते थे। जी नहीं, उसमें एक बात यह है कि जहाँ तक इन्होंने ऑटो रिकॉल की बात करी गई है ना, ऑटो रिकॉल ग्लोबली क्या है कि 5% ऑफ द पर्टिकुलर वेरिएंट ऑफ द व्हीकल जो गाड़ियाँ हैं, अगर वो ख़राब निकलती हैं तो आपको 100% गाड़ियाँ वापस बुलानी पड़ेंगी। अगर टोटल प्रोडक्शन का 5% आपके अगर डिफेक्टिव पाई जाती हैं। वही उन्होंने टायरों पे लागू कर रखा है कि टायर बस्ट होते हैं, जैसे आगरा के हाईवे पे है, चाहे वो मुंबई पुणे हाईवे पे जो लोगों जहाँ स्पीड ज़्यादा होती है, तो उसमें क्या किया है कि ऑटो और टायर रिकॉल जो है ये कॉम्प्रिहेंसिव कानून है। इसको यहाँ पे क्या की कोशिश की जा रही है कि कहीं भी जाके आखिर मैन्युफैक्चरर को फ़ाइन 1 लाख रुपये लगा दें, या भाई फ़ाइन का सवाल नहीं है, उसको गाड़ियाँ लेके वापस बदलनी है। और दिल्ली में क्या हुआ, डीटीसी की बसें, लो फ्लोर बसें जो हैं लगातार सड़क के किनारे खड़ी रहती हैं। हुआ क्या कि डीटीसी वाले जो हैं उस सप्लायर पे पेनल्टी लगाते हैं। क्या डीटीसी का काम पेनल्टी लगाना का प्रॉफिट सेंटर है उनका? कंप्यूटर को कंफर्ट मिलनी थी, कंप्यूटर वहाँ खड़े पाँव उसको उतरना पड़ जाता है बस से, जो मेन मोटिव उससे अलग मोटिव अलग हो जाता है। तो हमारे यहाँ क्या कि ऑटो रिकॉल जो है और टायर रिकॉल को ऐड किया जाए, और इसके अलावा जो लोग इसमें प्रावधान, बहुत अच्छा प्रावधान इन्होंने डाला है कि जो कंपनियां, जो एजेंसीज, टेस्टिंग एजेंसीज हैं, वो इनको टाइप अप्रूवल देती हैं, नई गाड़ी का प्रोटोटाइप क्लियर करती हैं। अगर उन्होंने गलत दिया है तो उनका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किया जा सकता है, जैसे ARAI है, CIRT है, ICAT है। तो जो जहाँ से गंगोत्री है ना, वहाँ पे आपको हाथ डालना पड़ेगा। वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल थी मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा। अब उसमें इन्होंने ये कानून डाला है और वही सबसे ज़्यादा अपोज हुआ, चाहे वो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई, मैं वहाँ था, चाहे उस बार सेलेक्ट कमेटी में भी हुआ। तो वहाँ होते होते क्या करते हैं कि जब तक इन्होंने क्या करा, उसमें सारा कुछ कह दिया है कि जो रूल्स बनेंगे उसमें हम करेंगे। तो मेन कानून जब बन जाता है उसमें बहुत सख्ती दिखाई जाती है, जब रूल्स बनते हैं तो मेन कानून को डाइल्यूट कर दिया जाता है। ये CMVR में हुआ है, ये रूल्स बनाने का तरीका। ये बहुत अहम बात है जो शुरुआती लेवल पर ये हमारी देश की ये बहुत बड़ी मौलिक डिफेक्ट है, ये वीकनेस है कि कानून बनता है पर कानून के अंदर जो रूल्स बनता है और वो रूल्स पूरी तरह से वो कानून को रिफ्लेक्ट नहीं करता। और उसका कारण एक बहुत साफ है, क्योंकि हमारे देश में कानून बनाते हैं पार्लियामेंट या असेंबली में और रूल्स लिखते हैं ब्यूरोक्रेट्स। तो मैं ये समझता हूँ कि जब ये रूल्स लिखा जाता है तब इस तरह से लिखा जाता है जिससे कि जो कानून की जो इच्छा जो थी कानून की, वो इच्छा पूरी तरह साफ नज़र नहीं आती। ये बहुत सारे ऐसे कानून हैं, ये इंडियन लीगल सिस्टम की बहुत बड़ी वीकनेस है। मैं आपको बता रहा हूँ, छोड़ा एक सेकंड लगूंगा आपका, कि 2011 जो हमारे यहाँ कैरेज बाई रोड एक्ट बना, जिसमें ट्रांसपोर्ट कंपनियों को रजिस्टर करना था, लॉजिस्टिक कंपनियों को रजिस्टर करना था। ये कानून जो बना 2007 में और 2011 में रूल्स बने, उससे लेके अब तक 2.5 लाख कंपनियां हैं देश में करीब करीब, उनके येलो बुक्स में से मात्र 5,000 रजिस्टर हुई हैं, जबकि ये मैंडेटरी है। उसके बाद 2,45,000 इलीगली काम कर रही हैं। और वही मंत्रालय जिसने ये कानून बनवाया, वही पार्लियामेंट, जब हम सबऑर्डिनेट कमेटी के पास जाते हैं पार्लियामेंट्री, उसके कहने के बावजूद ढाक के 3 पात हैं। तो कानून तो आपने बड़ा सख्त 2007 में इन्हीं ट्रांसपोर्टरों के लिए बनाया था। आज वो अगर लागू नहीं कर पा रहे हैं तो क्या विश्वास करें कि ये कानून बहुत बड़ा कोई रिमार्केबल चेंज लाएगा। मैं तो इससे एक और कदम पीछे आकर पूछना चाह रहा था आप लोगों से कि जो कड़े प्रावधानों की बात आ रही है, हमारे पास जो मौजूदा प्रावधान है, जैसे कि ठीक कहा सिंह साहब ने कि दिल्ली जैसे राज्य में भी ट्रैफिक पुलिस कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है, और जब उसे लागू करते हैं उसके बाद चालान सिस्टम को आप कंपलसरी करके उस मोड पे अगर आते हैं तो कहीं ना कहीं करप्शन कम होता है। और जब आप कैश की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो करप्शन को एक विंडो देता है और उसको बढ़ा देता है। क्या इसे बदलने की जरूरत थी जो इसमें एकदम पेनल्टी अप्रोच जो है, अप्रोच टू पेनल्टी से आपका
सिस्टम बदल जाएगा, ये मैं मानता हूँ ये एक फ्लॉड एजम्पशन है, ये प्रॉब्लमेटिक एजम्पशन भी है, क्योंकि इससे आपको समस्या बढ़ेगी। अगर आप कोई कानून को कोई वायलेट करता है लॉ को, उस वायलेटर को आप ऐसी सज़ा देनी चाहिए जिससे कि उसके जो एक इंटरेस्ट है उसको हर्ट हो। अगर कैश देंगे वो दोनों तरफ से कोलिजन हो जाएगा। अगर आप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं और मैं अगर वायलेटर हूँ, मैं आपके साथ एक प्राइवेट डील कर सकता हूँ। पर अगर प्रावधान ये रहा कि अगर आपने रेड लाइट जंप किया तो इसकी कानून में आप 5 दिन तक आपकी लाइसेंस जब्त हो जाएगी, 5 दिन बाद आपको लाइसेंस वापस मिल जाएगी। मैं दावे से कह सकता हूँ कि रेड लाइट जंपिंग बंद हो जाएगी, प्रोवाइडेड अगेन आपके पास लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी काम कर रही हैं। हमारे देश में एक तो है कि अप्रोच गलत है, जो सिंह साहब ने कहा कि ब्रिटिश राज का जो अप्रोच है पेनल्टी लगा दो, वो अप्रोच है। दूसरा ये है कि आप उसको जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी में जो कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे वो नहीं हुआ आपका। तो ये सब मिला के मुझे लगता है कि इसका जो अप्रोच तो ठीक है, अच्छी बात है पर इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, ये इसमें परिवर्तन लाएगा कि नहीं, इसमें एक संदेह तो ज़रूर है। मतलब एक और चीज़ जो हमने कुछ पिछले वर्षों में देखा है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम है, सेंट्रलाइज किया गया, उसको जोड़ने की बात हो रही है, अब एक ड्राइविंग लाइसेंस की बात हो रही है। कुछ इसी तरह के अगर सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं तो स्टेट लेवल पर जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको लेकर, या फिर जो मैन पावर है इन नियम कानून कायदों को लागू करवाने को लेकर, वो एक बड़ा ड्रॉबैक है। और उस दिशा में कुछ कदम या कोई सुधार अब तक दिखा है? नहीं, अभी तक क्या है कि जैसे केरला स्टेट है, महाराष्ट्र स्टेट है, केरला नहीं कर्नाटका स्टेट है जो आईटी टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हैं। इन लोगों ने क्या करा है कि जितना भी ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम है, चाहे अभी नासिक में सिस्टम शुरू हुआ है जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस का प्रोक्योरमेंट काफ़ी पारदर्शी और स्ट्रिंजेंट कर दिया गया है। दूसरा क्या है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को 10 साल पहले भी कहा था जितना भी आपको डिजिटाइजेशन करना है, कंप्यूटराइजेशन करना है, उसका पैसा केंद्र सरकार देगी। आप मैनुअल सिस्टम से बाहर आइए। वो स्टेट को इम्प्लीमेंट करना है, केंद्र को इम्प्लीमेंट तो करना नहीं है। केंद्र की बात क्या है कि केंद्र को हम हमेशा कहते हैं कि भी नेशनल हाईवेज आपके अपने हैं, ये आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। जो कानून आप लागू स्टेट से करवाना चाहते हैं पहले नेशनल हाईवे पे तो करवाइए, वो तो आपका है। वहाँ पे क्या है कि जो रोड बिल्डर्स हैं उनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो गैर कानूनी को रोकना नहीं चाहते हैं। सरकार को क्या है कि रेवेन्यू को ही उन्होंने एक मापदंड बना रखा है। हमारे यहाँ क्या है कि रोड ट्रांसपोर्ट का जो बिल होना चाहिए उसका मूलभूत सेफ्टी इशू नहीं अकेला, उसमें क्या है कि हम एनवायरनमेंट के बारे में क्या काम करते हैं, हम एफिशिएंसी के बारे में क्या काम करते हैं, कॉस्ट इफेक्टिवनेस के क्या बारे में काम करते हैं। इस बिल में सबसे बड़ा प्रावधान जो सेक्शन 88 में आया है वो इसके बारे में है कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट को सरकार बढ़ावा देगी, और उसके बारे में सरकार ने बहुत कम्प्रीहेंसिवली और क्लियरली लिखा है कि कैसे करेंगे हम, उसके क्या क्या स्टेजेस होंगे, लॉजिस्टिक पार्क्स कैसे बनेंगे। उससे क्या हो रहा है कि लॉजिस्टिक पार्क्स में मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी, मशीनें लगाई जाएंगी, जिससे और क्या है कि जैसे डीएफसी में हमें जाना है सामान को, रेल, रोड, वाटरवेज, कोस्टल वेज, इन सब का तालमेल बिठाया जाएगा। ये सबसे बड़ी जो टेक अवे इस बिल का है वो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करना है। सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि ऑटो रिकॉल की बात कर रहे हैं, जिसको और गंभीर रूप से, क्योंकि इसी कानून के अंदर आप क्लैरिटी दीजिए कि आप क्या क्या करेंगे, आप रूल्स पे मत छोड़ दीजिए हैं। तो रूल बनाने की पावर जो है आईएएस अफसरों की या बाबुओं की, आप कह रहे हैं बिल में ब्लैक एंड व्हाइट में साफ कर दिया जाए कि क्या करना जो है, कुछ है उसमें क्या है कि बिल का अगर मुझे आप कहें भी 0 से 10 का एक स्केल है तो मैं कहूँगा इसमें 85% प्रावधान जो हैं वो आज की रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं। 15% ऐसे हैं जो पब्लिक डोमेन में आते हैं, जो पब्लिक को डील करने पड़ते हैं, जो जुर्माने को लेके हैं, इन्फोर्समेंट को लेके हैं या लाइसेंसिंग को लेके हैं। वो ये कह देना कि हम बिना पढ़ाई के लाइसेंस दे देंगे, ये कहाँ का असूल है? क्या आप सड़क पे कोई जाने वाला है उसको आप कंपनसेशन पूरी नहीं लेने देंगे क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को अच्छा नहीं लगता है या ट्रांसपोर्टरों को कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती है? तो क्या अगर ट्रांसपोर्टर 3,000 रुपया थर्ड पार्टी इंश्योरेंस दे रहा है, 5,000 दे देगा, तो टायर की कीमत बढ़ती है, वो भी देता है, टैक्स भी देता है, बढ़ता है, गाड़ियों की कीमत भी तो देता है, और वो लोगों से वसूल करता है। 2 पॉइंट जो भट्टाचार्य जी कहा उन्होंने, उसमें मैं चाहूँगा आपका एक रिएक्शन है, क्लोजिंग रिमार्क भी, कि किस तरीके से
आम पब्लिक या फिर जो इस यातायात के साथ कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है, वो क्या चाहता है, उसकी समस्या क्या है और क्या ये बिल उसे एड्रेस कर रहा है? और दूसरा, जो इंश्योरेंस एक बड़ा लैकूना मैं कहूँ इस सेक्टर में रहा है, उससे निपटने के लिए। देखिए, एक तो है कि जो वाहन चलाता है उसके लिए मैं समझता हूँ कि ऐसे कई प्रावधान इस नए बिल में हैं जो उनको एक ईज़ क्रिएट करता है। जैसे लर्निंग लाइसेंस है, आपने ऑनलाइन कर दिया, 1 साल या 1 महीने की अवधि तक आपका एक्सपायर्ड लाइसेंस का आप रिन्यू करा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट लाइसेंस जो कमर्शियल के इस्तेमाल को 3 साल के बदले 5 साल कर दिया। तो ये सारे जो प्रावधान हैं मैं समझता हूँ ये ईज़ को बढ़ाता है। पर उसके साथ साथ जो एक बुनियादी सवाल वो उठता है कि आपने क्या इसको, ये पेनल्टी अप्रोच से क्या आपने इंश्योरेंस कंपनी को, जैसे सिंह साहब ने कहा कि 2.5 लाख से 5 लाख का जो कॉम्पेंसेशन वाला, मुआवजा वाला, वो क्लियरली इंश्योरेंस इंडस्ट्री को आपने एक डिफाइंड रिस्क दे दिया ना। इंश्योरेंस इंडस्ट्री का बिजनेस क्या है? रिस्क बिजनेस। ना रिस्क बिजनेस मतलब वो उसको उसी तरह से प्रीमियम ले रहा है, पर उसको रिस्क बिजनेस से हटा के आपने एक डिफाइंड एक रिस्क बना दिया उसको आपने। तो दिस लॉ एक्चुअली रन्स कॉन्ट्ररी टू द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एन इंश्योरेंस बिजनेस। इंश्योरेंस बिजनेस इज रिस्क ना, वो आप रिस्क डिफाइन कीजिए, उसी तरह से आप प्रीमियम लीजिए। अगर सरकार को सबवेंशन करना है, सरकार सबवेंशन करेगी, पर आपने उसको रिस्क को डिफाइन करके मैं समझता हूँ जो इंश्योरेंस कंपनी को एक बहुत बड़ा एक न्योता दिया गया है। और एक जो उन्होंने कहा ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर, शिक्षा 8वीं 10वीं या 12वीं इसको मैंडेटरी करने के, मैं एकदम इससे सहमत हूँ, क्योंकि आज की तारीख में आप जो गाड़ियाँ आती है वो गाड़ियाँ, उनकी ज़रूरत है ड्राइवर को कॉमन सेंस के बजाय उनको चाहिए कि किस तरह से वो रीडिंग करें। सारे इलेक्ट्रॉनिक डैशबोर्ड्स हैं, आप किस तरह से क्या लगा रहे हैं, गाड़ी की हालत कर, और आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं 2 दिन बाद, तो और भी वो होंगे आज। इस प्रावधान को शामिल करना चाहिए। एकदम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।